Hi everyone, my name is Kanchan and welcome to this lecture of Explain series. So there is a scheme for formation and promotion of FPOs. FPOs are Farmer Producer Organization, कृषक उत्पादन संगठन। तो देखिए, किसानों को एम्पावर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि खेती के साथ साथ जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको भी मार्केट में अच्छे दामों पे बेचा जा सके और उनकी अच्छी खासी इनकम हो पाए। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे फार्मर इतना ज़्यादा बेनिफिट गेन नहीं कर पाते हैं जितना वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को बना के ले पाएंगे बेनिफिट। तो आइए इस लेक्चर में बात करते हैं इन एफपीओज़ के फॉर्मेशन और प्रमोशन की। अब समझते हैं ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ये एक लीगल एंटिटी होती है जिसको फॉर्म करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जैसे मिल्क प्रोड्यूसर, फार्मर्स, वीवर्स, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन, आर्टिशियन। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा गिल्ड्स के बारे में। तो पुराने टाइम पे जो व्यापारी थे वो गिल्ड्स बनाते थे। तो ऐसा ही एक संगठन होता है लोगों का, जिसमें 10, 50, 100 या उससे ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं, और जो बेनिफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो सबके सब आपस में मेंबर्स शेयर कर लेते हैं। अब ये जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी आप प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, प्रोड्यूसर कंपनी भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन अ लीगल फॉर्म। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि फार्मर्स मिलके ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आपके लिए एक एडवाइस है, अगर आप चाहते हो कि ये जो स्कीम्स आप पढ़ रहे हो बार बार आपको रिवाइज ना करना पड़े या आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, तो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जो भी आप स्कीम पढ़ो, आप इस तरीके से पढ़ो कि उस स्कीम के अगर कोई बेनिफिशरीज आपको मिलते हैं, जैसे ये जो इस पर्टिकुलर स्कीम है इसके बेनिफिशरीज हैं स्मॉल फार्मर, तो आप उनको इस स्कीम के बारे में सारे जो फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ये सारा कुछ बता पाओ। तो इससे क्या होगा, आपको रॉट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी और आपकी लर्निंग भी क्या होगी, प्रैक्टिकल होगी। एंड एज अ एक्टिव सिटीज़न ऑल्सो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों के पास ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है और उनको इन सारी योजनाओं का लाभ हो सकता है, तो आप उनको ये जानकारी प्रोवाइड करो। अब अगर आपको ऐसा कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए होता है। देखो, आपका एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 लोग होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसी ग्रुप में से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो बनेंगे, एक सीईओ भी होगा, और ये सीईओ को वेतन भी मिलेगा नाबार्ड की तरफ से। तो पूरा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसको कंट्रोल करना है, रेगुलेशन करना है, जितने भी नियम वगैरह बनाने हैं वो आप ही को बनाने हैं। हालांकि सरकार की कुछ गाइडलाइंस होती हैं तो उसको रेफरेंस लेके आपको ये नियम बनाने हैं। तो आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह काम कर सकता है, और इसमें जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं वो आपकी हेल्प करेंगी। ऑल्सो जो शुरुआत का खर्चा है वो आपको नहीं उठाना है, वो एसएएफसी और नाबार्ड उठाएंगे। वो आपकी हेल्प करेंगे, सारी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे आपकी। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि 2019 से 2024 तक, यानी कि 5 साल में 10,000 एफपीओज़ को इस्टेब्लिश करना है ऑल इंडिया में। एंड जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वो इनको कंटिन्यूस सपोर्ट देंगी 5 साल तक का, फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इंसेप्शन, यानी कि जब से वो स्टार्ट हुई हैं। नाउ लेट्स सी द सेलेक्ट फीचर्स ऑफ दिस स्कीम। सो ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, एंड जो इनिशियल 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं दैट इज़ एसएफएसी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एंड नाबार्ड। तो ये सारी जो एजेंसीज़ हैं, स्टार्टिंग का जो भी 3 साल तक का खर्चा होगा वो ये उठाएंगी। एफपीओज़ के फॉर्मेशन एंड प्रमोशन के लिए हम डिफरेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। देयर विल बी अ क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे जिनका सेम गोल होता है। इसमें हम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस को भी ऐड कर सकते हैं, अगर वो अपने कोर्सेज़ में एग्री मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज़ को चलाएं, तो हम यूथ को इंक्लूड करेंगे ऐसी स्कीम्स में। फार्मिंग में यूथ इंक्लूड होगा और ऐसे नए प्रोफेशनल तैयार होंगे जो इन एफपीओज़ को मैनेज कर सकेंगे, एफपीओज़ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज कर पाएंगे। एंड दीज एफपीओज विल बी प्रमोटेड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इक्विटी ग्रांट मिलेगा, सारे एफपीओज को बराबर ग्रांट मिलेगा थ्रू डिफरेंट एजेंसीज लाइक कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक, नाबार्ड, ऑल दीज बैंक्स। एंड क्रेडिट गारंटी फंड एक तैयार किया गया है नाबार्ड के द्वारा, जिससे वो
FPOs को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मशीन लेनी है, ब्रांडिंग करनी है, और अदर जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रशिक्षण देना है लोगों को, अब ऐसे प्रोफेशनल तैयार करने हैं जो जैसे अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, CEO हैं, उनको भी तो पहले ट्रेन करना पड़ेगा ना, बिकॉज दे आर द नॉर्मल फार्मर। सो उनको पहले ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे काम करना है। उनको डिफरेंट जगह ले जाया जाएगा, उनको तकनीकें सिखाई जाएंगी। ये सारी चीज़ों में जो भी खर्चा होगा उसके लिए क्रेडिट गारंटी फ़ंड तैयार किया गया है नाबार्ड के द्वारा। अब ये FPOs बनाने का फ़ायदा क्या होगा आपको? देखो, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे अपना सामान बेचने जाते हो, जैसे आपके पास 1 टन ही उत्पादन होगा, राइट, तो आपको व्यापारी के पास जाना है। लेकिन अगर आप FPO से जुड़े हो तो यहाँ पे आपके पास सामान होता है 10 से 20 टन। तो अब व्यापारी आपके पास आएगा तो आपका मार्केटिंग कॉस्ट बचा, और जो टोटल नेट इनकम होगी प्रोड्यूसर की वो भी बढ़ेगी। यू विल गेट एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प होगी आपकी। जैसे हार्वेस्टिंग के बाद बहुत सारा जो सामान है, उसको फसल है, उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती है, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। प्लस मार्केटिंग रिलेटेड ट्रेनिंग होगी आपकी। ऑल्सो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको सरकारी योजनाओं की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बना है तो आप उनको सब कुछ पता है कि कैसे इन योजनाओं का लाभ उठाना है, प्रोसीजर क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना ईजी हो जाएगा। प्लस देयर विल बी एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑल्सो। Now let's see what are the challenges and issues in building good nicely working FPOs. तो पहली प्रॉब्लम ये है that there is a lack of inadequate professional management. तो होता क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के CEO होते हैं वो इन्हीं अनस्किल्ड फार्मर जिनको मार्केटिंग का इतना नॉलेज नहीं होता है, उन्हीं को CEO बना दिया जाता है। जबकि होना क्या चाहिए कि देयर शुड बी अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड CEO फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ दीज FPOs। बट प्रॉब्लम ये है कि रूरल एरियाज़ में इस लेवल का प्रोफेशनल CEO मिलना मुश्किल है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट तभी जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है उनको इंक्लूड करने की मैंने बात की थी। नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्रेडिट। अभी ये जो SAFCs होते हैं, ये सारे जो FPOs हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये बस उन्हीं FPOs को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं जिनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो 500 से ज़्यादा हैं। अगली प्रॉब्लम है दैट लैक ऑफ रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज़्म। तो स्टैंडिंग क्रॉप्स के लिए हमने देखा है बहुत सारी स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम है, अभी हमने फसल बीमा योजना के बारे में देखा था। तो फसल रिलेटेड इंश्योरेंस तो है, बट मार्केटिंग बिजनेस रिलेटेड इंश्योरेंस नहीं है। एक प्रॉब्लम ये हो गई। अगली प्रॉब्लम ये है दैट देयर इज़ एन इनएडिक्वेट एक्सेस टू मार्केट ऑल्सो। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो बड़े मार्केट प्लेयर हैं, बड़े रिटेलर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ लिंकेज होना चाहिए फॉर गुड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ दीज FPOs। नेक्स्ट है लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड अवेयरनेस। तो हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। जो भी लीगल और टेक्निकल नॉलेज है अबाउट द एक्ट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज FPOs वो उनके पास नहीं होती है। सो दीज आर द चैलेंजेस इन फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ दीज FPOs. So I have covered this lecture comprehensively, and if you have liked this lecture then do let me know. Thank you for watching this video. Stay happy and keep learning.